बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान चुकन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपने देखा प्रोग्राम के आगाज़ में ही कुछ प्यारी सी पर्सनालिटी एक हमारे साथ हैं सेट पे। उनकी तरफ हम आएंगे, उनको एक्चुअली बड़े स्पेसिफिक पर्पस के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम पे बुलाया है। वैसे तो ये हमारे प्रोग्राम का ऑन एंड ऑफ हिस्सा रहते ही हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट, लेकिन उनकी तरफ हम आएंगे। असल में आज व्यूअर्स हम चाह रहे थे कि जहाँ पे हम मज़हब पे भी बात करते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि डिफरेंट किस्म की हम कॉम्पिटिशन्स भी अपने प्रोग्राम में रखें, डिफरेंट लोगों को ट्रिब्यूट पेश करें, तो वहाँ पे व्यूअर्स हमारी तारीख़ और हमारी सूफ़ी रिवायत में बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं, बहुत सी ऐसी अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ हैं जो गुज़री हैं, जिन्होंने इंसानियत से मोहब्बत का पैगाम दिया, रवादारी का पैगाम दिया, सच्चाई का दर्स दिया। तो हमने सोचा कि वाई नॉट एक ये सिलसिला भी शुरू करें जहाँ पे हम अपने सूफ़ी सेंट्स और सूफ़ी पर्सनैलिटीज़ को भी ट्रिब्यूट पेश करें। तो जब हम बात करते हैं ऐसे ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ की, तो बाबा बुल्ले शाह हो गए, हज़रत अता गंज बख्श अली हजवेरी हो गए, हज़रत लाल शहबाज कलंदर हो गए, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हो गए, हज़रत सुल्तान बाहू हो गए, हज़रत मियाँ मीर, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, सच्चल सरमस्त, मतलब बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो गुज़री हैं ओवर द ईयर्स। आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे बाबा बुल्ले शाह की। बाबा बुल्ले शाह की अगर हम बात करें असल नाम की, तो आपका नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी था। आप ज़्यादातर बाबा बुल्ले शाह के नाम से मशहूर थे और मशहूर हैं। आपको लोग प्यार से बुल्ले या बुल्ला भी बुलाते हैं। बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश 1680 में हुई, 1680 में हुई। आप पंजाबी ज़बान के एक मशहूर और बहुत ही वेल नोन उस ज़माने के भी रेवोल्यूशनरी फ़िलासफ़र, रिफॉर्मर और अजीम पोइट और राइटर थे। आपका शुमार पंजाबी ज़बान के सबसे अजीम शायरों में होता है। आप मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी के शागिर्द बने और आपने मौलाना मोइनुद्दीन से भी तालीम हासिल की। आप के रूहानी मुर्शद मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह इनायत कादरी थे। आपकी शायरी की बुनियाद और मौजू और कोर सूफ़ी फ़लसफ़ा था। आखिर सूफ़ी फ़लसफ़ा है क्या, हम इस पे भी आगे जाके डिस्कशन करेंगे। आपकी शायरी इंसानियत, मोहब्बत, बराबरी का दर्स देती थी और देती है। बाबा बुल्ले शाह का मज़ार कसूर में वाक़ है, तो बाबा बुल्ले शाह से रिलेटेड ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं उस प्यारे भाई की तरफ जिनकी हमने इनिशियली बात की, जो बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट कलरिस्ट हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एग्जिबिशंस भी कर चुके हैं। और अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली 6 अवार्ड्स इनके नाम हो चुके हैं। जाहिद अशरफ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम जी। बड़े अरसे बाद जाहिद भाई फिर मुलाकात हुई। बस आजकल कुछ एग्जीबिशन चल रही हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप मसरूफ़ हैं। जी, तो जी। सबसे पहले तो मैं आज, जैसे कि हमने सूफ़ीज़म को आज ट्रिब्यूट पेश करें, स्पेसिफ़िकली हम बाबा बुल्ले शाह की बात करेंगे, उनके कलाम पेश भी करेंगे, उन फ़िलासफ़ी पे बात मतलब सूफ़ी फ़लसफ़ा या सूफ़ी फ़िलासफ़ी है क्या, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं ज़रा आपके काम के ज़रा शुरुआत पे जाना चाह रही जी, हूँ। जी। आर्ट की तरफ तो रुझान हमेशा से आपका रहा, काफ़ी आप लैंडस्केप वगैरह के ऊपर काम करते थे। जी, जी। पर्सनैलिटीज़ को पेंट करने की तरफ कब और कैसे आए? बेसिकली जो आर्टिस्ट होता है वो शुरू में पोर्ट्रेट, पर्सनैलिटीज़, हर चीज़, स्टिल लाइफ, हर चीज़ को पेंट करता है। फिर जैसे जैसे वो आगे जाता है उसको पता चलता है कि मुझे क्या चीज़ सूट कर रही है। सूट करने के मुताबिक अपनी जो उसको सूट करती है उस सब्जेक्ट की तरफ जाता है, उस मीडियम की तरफ जाता है। इसी तरह क्योंकि मैं थोड़ा सा काम जो है वो बड़ा स्पेसिफिक सा और बड़ा सेंसिटिव सा है, तो मेरा सब्जेक्ट और जो मीडियम है वाटर कलर, क्योंकि ये एक मुश्किल मीडियम है। लेकिन वाटर कलर क्यों? देखिए ज़्यादातर लोग स्पेशली जब पोर्ट्रेट्स की तरफ जाते हैं तो ऑयल की तरफ जाते हैं। जी। उसको संभालना भी आसान होता है और उसको ठीक करना भी ज़रा ईजियर होता है। ऑयल पेंटर पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो और मैं चारकोल? चारकोल है, पेस्टल में है, उस मतलब आप ड्राइंग में कर रहे हैं, मीडियम तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि आपको सूट क्या करता है। क्योंकि वाटर कलर अब बहुत कम हो गया है, लोग बहुत कम वाटर कलर की तरफ जाते हैं क्योंकि इतना मुश्किल काम है। मुश्किल इस वजह से कि इसमें आप बैक पे नहीं जा सकते,
आप इसको जो भी स्ट्रोक लगा रहे हैं वो फाइनल स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, बिल्कुल। जो चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं वो साथ साथ आपने इसका रिजल्ट भी जो है ना वो बहुत क्विकली मिलता है। तो ये पेंटिंग भी ऑयल की निस्बत जल्दी बन जाती है, ड्राई भी जल्दी हो जाती है। अच्छा, आपका मीडियम क्या, मतलब जब आप बनाते हैं, जी, एक जी। तो आपने ऑयल पेंट, लेकिन आप पेंट किस पे करते हैं, किस चीज़ पे? मैं शुरू में तो पेपर पे करता था जैसे सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे थोड़ा सा हटके इसलिए करना चाह रहा था ताकि जो कैनवस पे ऑयल पेंटिंग होती है वाटर नहीं होता। मैं चाह रहा था कैनवस पे वाटर कलर हो ताकि उसकी लाइफ और बढ़ जाए। वाओ। उसके लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस पर 4 सोलो एग्जीबिशन कर चुका हूँ, कराची में और लाहौर में। तो कैनवस पे पेंटिंग इतनी मुश्किल क्यों होती है वाटर कलर की? एक तो वो फ़ौरन सक करता है। अच्छा, ओके। क्यों पहले ये सेंसिटिव कलर है, सक करने के बाद इनका रिजल्ट जाता रहता है। यानी कि वो एकदम से वहाँ पे हाँ, जम जाता है, आप हाँ, समझे कि पक्का हो जाता है हाँ वहाँ स्टक पे। होता है, आप उसको रनिंग में नहीं ले जा सकते। उसके लिए फिर आप प्रॉपर एक कैनवस तैयार करते हो, आपका वो एक्सपीरियंस होता है उनकी तैयारी का, जैसे आप जैसो वगैरह लगाते हो। तो शाहिद भाई, कितना अरसा हो गया आपको इस काम में? मुझे 12 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं शाहिद भाई, ज़्यादा हो गए हैं। 12 साल काम करते हो गए हैं, फिर उससे पहले सीखा भी है। अच्छा, सीखा भी? हाँ, मैंने कहा क्योंकि शाहिद भाई 10-12 साल पहले तो आप सीखे हुए हमारे पास आए थे प्रोग्राम जी। पे, माशाल्लाह। और आपने ऑन एयर हमें बना के दिखाते थे सारी चीज़ें और मौके पे करते थे। अच्छा, आपका हाथ बहुत तेज़ है शाहिद भाई। वाटर पेंट के साथ ज़्यादातर जो एक बात वाबस्ता होती है, क्योंकि लोग इतना सोच सोच के और फूंक फूंक के कदम रखते हैं कि टाइम बड़ा लग जाता है उसको बनाने में। उसके ड्राइंग का इतना टाइम नहीं है, लेकिन बड़े ध्यान से करना पड़ता है। जी जी। सो मुझे ये बताइए कि ये स्पीड आपकी इतनी तेज़ कैसे है? ये तो काम करने से होता है। अब एक पेंटिंग को जब 40 दफ़ा करोगे तो फर्स्ट टाइम और होगी, सेकंड टाइम और, फिर जब इतना ज़्यादा आप काम करते हो कुछ चीज़ें आपको हिफ्ज हो जाती हैं, कलर स्कीम आपके हाथ पे आ जाती है, ब्रश जो है वो आप नहीं चला रहे होते, बाद दफ़ा ऐसा लगता है कि पेंटिंग आपको खुद बता रही है किस तरह करो, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अच्छा, यही है। आप किन सूफ़ी शायरों से, सूफ़ी पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड है? सूफ़ी शायर, सूफ़ी पर्सनैलिटीज़ तो सारी माशाल्लाह क्योंकि उनका मैंने अपना आपको एक कायद मकाम है। आज़म की बनाते हुए देखा है जी। पोर्ट्रेट्स, मैंने आपको अलामा इकबाल की बनाते हुए देखा है। हमारी ग्रेट जो हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए जिन लोगों ने हिस्सा डाला, उसके अलावा भी आप बड़े पर्सन, बट सूफ़ी पोइट्स वगैरह में आपका कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है? ज़्यादा मेरा बाबा बुल्ले शाह पे ही है, क्योंकि उनको पढ़ा भी है, उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी, फिर उनसे इंस्पायर होके कुछ कैलीग्राफी हमने की। फिर जब बंदा उनको पढ़ता है तो आपकी जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं जब आप सॉफ्ट लोगों को पढ़ते हो। लेकिन जब हम किसी की इस तरह तस्वीर पर, आप देखें ना, जैसे अगर बाबा बुल्ले शाह की बात करें, मोहब्बत का तर्ज, बराबरी का तर्ज, इंसानियत का तर्ज, ये नहीं कि भाई मुसलमान जो है उसके साथ ऐसे चले, हर इंसान के साथ, क्योंकि एक्चुअली इस्लाम तो आलम इंसानियत के लिए आलम आया इंसान, था, सिर्फ बिल्कुल, मुसलमान के लिए नहीं आया था। सो जब हम बात करते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ की, तो फिर आपने उनकी पर्सनैलिटी भी मुंह के ऊपर तस्वीर में लेके आनी है। जी जी बिल्कुल। वो कैसे एनहांस होती है? कलर से, किस चीज़ से? नहीं, पहले तो वही ड्राइंग होगी उनकी, फिर जो सूफिया जिस पे आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, फिर उनको आप ये देखें कि आप डिफ्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं पेंटिंग में, या आप जैसे मैं आज बाबा बुल्ले शाह को ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ, तो उसमें उनका पोर्ट्रेट है, उनका मज़ार है, उनकी शायरी है, जो चीज़ें उनसे रिलेट हैं वो इसको कंपोज किया हुआ है। अब जब पेंटिंग बनेगी तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह मैं पे सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि हम कहाँ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को सिर्फ, आपने अभी सिर्फ जो है वो ड्राइंग की, सिर्फ ड्रा की ये व्यूअर्स आप देख लें एक दफ़ा, क्योंकि आपको पता है जिस तरह हम अपनी शेफ़ के साथ ये मौके पे करते हैं चीज़ें, उसी तरह हम यहाँ पे ये देखें एक स्केच बना लिया है भैया ने। अब ये मुकम्मल होगा ऑन एयर यहीं पे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। डन। तो आप भैया अपने काम की तरफ बढ़े, हम अपने की तरफ बढ़ते हैं, और इंशाल्लाह साथ साथ गुफ्तगू का भी सिलसिला जारी होगा, क्योंकि हम सूफ़ीज़म पे भी बात करेंगे, सूफ़ी फ़लसफ़े पे बात करेंगे, बाबा बुल्ले शाह पे बात करेंगे, कलाम भी सुनेंगे। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूअस रहनी Thank चाहिए। you. ठीक है भैया? Okay. तो ओवर टू यू। भाई मैं आज बड़ी खुश हूँ, व्यूअर्स जाहिद भाई से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। पुराने साथी जब वापस आते हैं प्रोग्राम पे तो ऐसे वो तो कहते हैं ना, एक नई एनर्जी, एक नई रूह अंदर वापस आ जाती है। और क्योंकि जाहिद भाई माशाल्लाह से यंग लग रहे हैं, तो मुझे भी जरा लग रहा है कि शायद मैं भी अब इतनी बूढ़ी नहीं हुई जितना मुझे कल से लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सो बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी सी लाडो रानी हमारा वेट कर रही हैं, शेफ़ कनीज़ फातिमा। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आज हम सूफीज़म पे और सूफी फ़िलासफ़ी पे बात कर रहे हैं। आप लोगों का जो यंग लॉट है, यंग जनरेशन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस तरफ कायल हैं। बिल्कुल। और इस जनरेशन की सबसे मज़े की बात ये कि मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है। इवन इफ़ यू आर नॉट अ मुस्लिम, सूफीज़म की तरफ फिर भी यंग लोगों का बड़ा रुझान है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमारे आज के टॉपिक के बारे में कुछ ऐड करना चाहोगी बेटी?
हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि जो सूफ़ीज़्म है आजकल मतलब कि एक आप समझ लें एक ट्रेंड भी बन गया हुआ है और साथ ही साथ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और अगर बाबा बुल्ले शाह की बात हो रही है तो उनकी जो पोइट्रीज़ वगैरह हैं वो सभी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है और लाइक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बुक्स वगैरह में भी। एग्जैक्टली ये वो वाला नाम है जो बचपन से हमारे कानों में पड़ा है। ये नहीं है कि अगर हम अभी कहेंगे बाबा बुल्ले शाह पे बात करें तो कोई कहेगा वो कौन है। हाँ, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे ही है। और आप सोचे कि 1680 मतलब 16th सेंचुरी में एक शख्स जो है इस दुनिया में आए, ऐसे ही है। 16th सेंचुरी में, और आज 2026 है और इतने अरसे बाद भी आपको याद भी किया जा रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। ऐसे ही है। और बच्चा बच्चा जानता है, कोई नहीं मतलब कि इस चीज़ को निगलेक्ट कर सकता कि हम नहीं जानते, क्योंकि आपको शुरू से अवेयरनेस है। आपके मतलब कि 7 या 8 स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाती हैं उनकी पोइम्स, गज़ल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो तो हर बंदा जानता है उनको। हर बंदा जानता है। और वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स पढ़न, जैसे कि एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट की मेरी बेटी ने कि देखें ये वो लोग हैं जिनके बारे में जानते ही हैं और सूफीज़म जो है वो एक ट्रेंड में आ गया या ट्रेंडिंग में आ गया, नो डाउट ट्रेंडिंग में आ गया, लेकिन सूफीज़म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। होता ये है कि हम हर चीज़ ट्रेंडिंग में तो ले आते हैं लेकिन ये समझते नहीं है, ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। देखिए बाबा बुल्ले शाह की जब बात करते हैं तो हमेशा बात करते हैं कि जब वो बेलौस प्यार की बात करते हैं, वो रब से प्यार की बात करते हैं, वो इंसानों से प्यार की बात करते हैं, वो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन उनकी फ़िलासफ़ीज़ के पीछे क्या बेसिस था, उनकी एक थॉट प्रोसेस क्या थी, किस तरीके से उन्होंने फिर उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया। व्यूअर्स बातें तो सारे ही करते हैं, बड़े कम लोग होते हैं कि जो वो कह रहे होते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में फिर उसको जी के दिखाते हैं, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं। उसका बड़ा खूबसूरत एग्जांपल अगर आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर बात करें तो लेडी डायना को देख लें, मदर टेरेसा को देख लें, ईदी साहब को देख लें। अब ये वो पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने ना सिर्फ चीज़ें कहीं बट उनको फॉलो थ्रू भी किया और ये रेगुलर लोग थे। सो अगर अपने अंदर हमने ये एक ह्यूमैनिटी का और इंसानियत का एलिमेंट उजागर करना है और अपने आप को वापस अपनी रूट्स, अपने बेस की तरफ लेके जाना है तो सूफीज़म को अंडरस्टैंड करना या सूफी फ़लसफ़े को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी हम बात करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ कनीज़ फातिमा के किचन में मुलाकात होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम किचन में आ गए हैं और किचन में हमारी शेफ़ भी तो ऐसी है ना, आज उनका किचन है तो सारा उनका फोकस होता है डेकोरेशन के ऊपर। जायका तो होता ही है मज़े का जी, लेकिन डेकोर पे बड़ी मेहनत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बादामी कौरमा। बादामी कौरमा। बिल्कुल। फिर बाबा बुल्ले शाह की बात हो रही है तो कुछ देसी टाइप टाइप और कुछ मज़े का बनाना चाहिए। तो चले मैं आपके पास आ जाती हूँ, अपने बिल्कुल काम आ की जाएं। तरफ बढ़ती हूँ। ठीक है, प्याज आपने ऑलरेडी फ्राई किए हुए हैं, मैंने फ्राई किया हुआ है, मैंने कहा आपका काम कम कर दिया जाए। तो ये जो हमने प्याज फ्राई किए हैं इनको ग्राइंड करना है, राइट? इनको ग्राइंड करना बिल्कुल। इन सारे डाल दूँ? हाँ जी, आप सारा डाल दें। और इसको हमने फ्राई किस चीज़ के साथ करना है? इसको आपने ऑयल में फ्राई करना है और आपने जब इसको कट करना है ना तो बिल्कुल इवनली इसके स्लाइसेस कट होने चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा मोटा बारीक होगा तो आधे जल जाएंगे। हाँ, आधे जल जाएंगे, आधे कच्चा रह जाएगा। आई लव फ्राइड प्याज। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने डाला क्या क्या? अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। बहुत शदीद मुझे पसंद है फ्राइड प्याज। हाँ, हम्म, ओके। ये हाफ कीजिए तो ये इसमें हाफ जाएगा, मतलब 250 ml। ठीक है, ये मैं पकड़ लेती हूँ Yes. ताकि मैं इसको अंदर ज़रा, और जैसे कि नाम है बादामी कौरमा तो बादाम तो मस्ट होंगे इसमें। बिल्कुल, तो ये हम ज़रा हम इसी पॉइंट पे जो हाफ हैं वो डाल देंगे और बाकी के हाफ हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। दैट्स इट। बिल्कुल सही। तो बस ये हमने ग्राइंड करना है, that's it? बस ये हमने ग्राइंड करना है, दैट्स इट। एक्चुअली बादामी कौरमे को डिफरेंट बनाता ही ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कौरमे का जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना वो आपके फ्राइड प्याज से ही निकलता है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली मसाले की तरह बिल्कुल भून के और जिस तरह के एक नॉर्मल हांडी का मसाला होता है, आपने अदरक लहसुन और प्याज डाला, वो आपका कभी भी वो जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना कौरमे का वो कभी भी नहीं आता। तो उसके लिए आपको पहले प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, देन आपने इसको अच्छे से इसकी प्योरे बना के और फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है। और जो बादाम है वो आपने उसको या तो ओवरनाइट भिगो लें या उसको 5 से 10 मिनट के लिए आप उसको पानी में डाल के उसे बॉईल करें और उसके जो छिलके को आपने पील ऑफ कर लेना है
और पील ऑफ करने के बाद आपने उसके अंदर इस प्योरे में हमारे पास दही है, फ्राइड अनियन है और साथ ही साथ बादाम है, और ये आपने एक प्योरे बना के अपनी साइड पे रख लेनी है। ठीक है बिल्कुल जी, ये हमारी आ गई प्योरे बन गई है। अच्छा, प्योरी हमारी तैयार हो गई और इसको सबसे पहले अदरक लहसुन को फ्राई करना है। सबसे पहले अदरक लहसुन को फ्राई करना है। इसमें इधर, हाँ जी, इधर बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम अपने चूल्हे को ये भी, हम चूल्हा ऑन कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। लाओ, मैं ये हो आपका गया, काम करती हूँ। अच्छा, अब ये करके इसके बाद हमने, ये करके इसके बाद अब हमने डालना है साबुत गरम मसाला। और ये पेस्ट भी, हाँ जी, पेस्ट भी। ये डाल के इसके बाद मैं साबुत गरम मसाला साबुत कर गरम मसाला, कराऊंगी बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम इस पेस्ट उसके को डाल बाद के फिर कुक हमारी करेंगे। चिकन चली जाएगी। ठीक तो है, पेस्ट कब जाएगी? पेस्ट एंड में? हाँ जी, पेस्ट एंड पे जाएगी ये क्योंकि हमारी, ये चीज़ बिल्कुल कुक्ड है। इसके अंदर अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ कच्चा है, प्याज है, कुछ भी नहीं है। वो योगर्ट ही थोड़ा सा कुक होना है ना? योगर्ट ही थोड़ा सा कुक्ड होगा, दैट्स इट। उसका जो पानी निकलेगा। बिल्कुल तो ठीक है, मैं हाँ। तब तक रेसिपी बता देती हूँ। आप बादामी रेसिपी कौरमे की तरफ चले, तब ठीक तक है। मैं अपने ये ज़रा बेसिक काम कर लेती हूँ। तो जो बादामी कौरमे की रेसिपी है उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, तेल है 1 कप, चिकन है 2 किलो, तली हुई प्याज 2 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कौरमा मसाला 4 खाने के चम्मच, बादाम 1 कप, दही 1 कप, नमक हस्बे जायका। आप सोच रहे होंगे इतनी सिंपल, बहुत सिंपल है क्योंकि इतने सारे मसाला जात से लेने से बेहतर है आप एक किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला लें, अगर होममेड है तो वो भी बहुत बेस्ट है। घर पे आप बड़े आराम से बना सकते हैं। हम लोग बिल्कुल। अक्सर यही वाली बात करते हैं बेटा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कौरमा मसाला या निहारी मसाला या पाए के मसाले, जो भी आपने मसाला तैयार करना है, देखिए बेसिक चीज़ें तो सबको पता होती है। लोगों को ये होता है कि यार कहाँ लहदा करके उसको डालेंगे वो, और वो सब मसाले आपके अपने घर में होते हैं, सिर्फ कोई 1-2 चीज़ होती है जो एडिशनली आपको लानी पड़ती है, वो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह के पाए की कोई ना कोई उसके अंदर आपको कुछ डालना पड़ता है, सौंठ डालनी पड़ती है। हाँ। तो वो मोस्टली आपके पास नहीं होती, तो आप कहते हो चलो फिर किसी भी बट ब्रांड का आप ये उठा लो। सारी चीज़ें पंसारी की दुकान से ले बिल्कुल ले सकते सकते हैं। हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पे एक और बात आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि देखिए हर रोज़ आप, जैसे कि आप एक हफ्ता लें और डेली जो है आप एक मसाला जो है वो तैयार करके एक बोतल में डाल दें, हाँ, एयर टाइट कंटेनर और सिर्फ नमक ना आपने डालना ना डालें, सारे मसाले डाल लें। नमक आप हस्बे जायका डालें मौके पे, क्योंकि कभी कभी आपने मसाला स्ट्रॉन्ग रखना होता है, कभी कभी बच्चे और उनके फ्रेंड्स वगैरह आ रहे होते हैं तो आपने बहुत स्पाइसी नहीं रखना होता, ऐसे ही है। तो वो आप उस तरह से अपने मसाले, क्योंकि देखिए महीना रह गया, लिटरली 40 दिन ऐसे ही है। इंशाल्लाह रमजानुल मुबारक में, तो अगर हम अपनी तैयारियां पहले से कर लेंगे तो हम तंग भी कम होंगे। बिल्कुल, सारे मसाला जात कर लें और नेक्स्ट मंथ से आप कोशिश करें अपनी फ्रोजन आइटम्स को फ्रीज कर अच्छा, दें। मेरी एक दोस्त है, वो बड़ी अक्लमंद है, वो ना मसाला तैयार कर लेती है उसका पकौड़े का, अच्छा। सिर्फ बेसन नहीं डालती। जो आपको मार्केट में मिलता है उसमें बेसन भी पहले से पड़ा हुआ होता है। आपने मसाला बना लिया पकौड़ों का, जब भी आपने पकौड़े बनाने आपने 2 चम्मच डाले, उसको मिक्स कर लिया, उसमें आपने अनारदाना भी पीस के डाल दिया, सारा कुछ डाला हुआ है, वो आपने मौके पे उसके अंदर वो मिक्स किया, आपका एक इंस्टेंट पकोड़ा। इंस्टेंट पकौड़ा। बिल्कुल, ये लें यहाँ और पे। सेम इसी तरह आज हम इंस्टेंट बादामी कौरमा बना रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। तो जिस तरह की अदरक लहसुन पेस्ट है वो ऑयल में चली गई है, उसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है और साथ ही आपने साबुत गरम मसाला ऐड कर देना है। अब साबुत गरम मसाला 10 से 15 सेकंड पकाने के बाद अब जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो है चिकन। चलिए ठीक, चिकन में पहले मेक श्योर कर लें कि पानी आप उसको अच्छे से ड्रेन कर दें। हाँ जी, हमने पहले भी ड्रेन किया हम फिर। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने रियलाइज़ की है कि जो लोग अगर झटपट बना रहे हैं, अगर तो आपने कौरमे को पक्को कोने देना है प्रॉपर ये वो, तो फिर तो आप ये स्टेप ना करें। बट अगर आप नमक और पानी के अंदर इसको नमक पानी और थोड़े से सिरके में सोक कर देते हैं चिकन को, तो होता ही है कि उसका जो खून शून ये वो जो स्मेल वगैरह सब निकल जाती है। वैसे तो चिकन की उस तरह से स्मेल नहीं होती, लेकिन हमारा मशवरा हमेशा यही होता है कि अगर आप ये थोड़ा सा सिरके वाला मामला कर लेते हैं ना, नमक ऐसे ही है। और सिरका लगा के, तो एक चीज़ उसमें हो जाती है कि जो सारा रेड खून निकल रहा होता है ना पकाते हुए, ऐसे ही वो नहीं होता। बिल्कुल, ये मैं पॉइंट करके रखा हुआ था पहले से, उसको वॉश करते हुए आप इसको कर लें, तो 15 मिनट्स के लिए सोक करके छोड़ दें और देन आप उसको अच्छे से क्लीन अप कर लें चिकन को। बिल्कुल। तो ये अब जो चिकन है ये पकेगी कोई 5 से 10 मिनट के लिए, और जो हमारा बस एक लास्ट स्टेप होगा वो होगा ये प्योरे ऐड करना, एंड दैट्स इट। एंड दैट्स इट। इसके अंदर अब आप अपने हिसाब से स्पाइसेस मैनेज कर लें, जिस तरह के मैंने आपको कौरमा मसाला बताया, किसी भी ब्रांड का ले लें या होममेड है तो वेल एंड गुड। तो आप उसके अंदर अपनी लाल मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर ज़रा स्पाइसी चाहिए तो ये आप पे डिपेंड करता है। और दूसरा, कुछ लोग जो कौरमा बनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना शोरबा रख देते हैं,
लेकिन वो जो शोरबा वाला कौरमा होता है ना, वो कौरमा नहीं होता। कौरमा ज़रा ग्रेवी तो होती है, लेकिन कुछ लोग उसको बिल्कुल आलू गोश्त वाला एक टेक्सचर दे देते हैं। तो देखिए हर चीज का अपना एक वो होता है, ये वही वाली बात है कि हर पास्ता जैसे एक जैसा नहीं होता, उसी तरह हर ग्रेवी जो है वो एक जैसी नहीं होती और हर ग्रेवी की बेस भी वो नहीं होती। क्योंकि जो अब इसमें हम टमाटर नहीं डाल रहे। नहीं, कौरमे में टमाटर बिल्कुल भी नहीं डलता। कौरमे में कभी भी टमाटर नहीं डलता, क्योंकि एक तो उसका वो ज़रा कलर ख़राब होता है और टमाटर की एक जो खटास होती है वो कौरमे में आ जाती है, जो कि ये कौरमे की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है टमाटर। ये अगर आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं तो ये सैलेड के लिए है। और बस अब इसके अंदर प्योरे ऐड करेंगे और ये अपने एंड पे हाँ। रेडी हो जाएगा। सो वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर हम उनको फॉलो कर लें तो सबके लिए आसानी पैदा हो जाती है। बिल्कुल। और ये चीज़ें इतनी कोई लंबी चौड़ी वो हो, मतलब इसका कुकिंग टाइम है बेसिकली ऐसे ही है। और वो भी देखिए चिकन अगर आपने इस तरीके से रेडी किया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, ऑनेस्टली आपके घर में मेहमान आते हैं, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, उनके घर एक दफ़ा मौके पे अगर आप लोग पहुंच जाएं जी, और उनकी अरेंजमेंट नहीं भी है तो खड़े खड़े वहाँ पे आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर खाना तैयार हो जाता है। ऐसे ही है। आप चिकन को भी हाफ प्रेप प्रेशर कुकर में तो वैसे ही और आसानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। 5 से 10 मिनट का प्रेशर लगाओ और चीज़ें ऐड करो एंड रेडी टू ईट। एंड यू आर डन। बट बात ये कि देखिए ना, अगर कोई मेहमान आता भी है आपके घर, अभी मौके पे भी आता है, बिल्कुल। तो आपने 10 मिनट बाद तो खाना नहीं देना, ऐसे ही घंटा है। तो कोई बैठता ही है। बिल्कुल तो आप सबसे पहले अपनी मीट की डिश तैयार कर दें और साथ में चावल सोख कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। कौरमे के साथ सफ़ेद चावल भी बड़े मज़े के लगते हैं, बट और वो कौरमे जो के साथ सादा नान, बिरयानी होती है जो आपको वो जो शादियों में मिलती है, आप वो भी कर साथ आप वो तैयार कर दें, ये कर दें, साथ में आपके सैलेड, रायता वगैरह। चले, एक चीज़ जो हम हमेशा कहते हैं कि घर में आपको बना के रखने चाहिए फ्रोज़न में, वो है शामी कबाब। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कौरमा की जो सबसे बड़ी टिप है ना, वो है फ्राइड अनियन। अगर आप नॉर्मली जिस तरह हांडी का मसाला बनता है और आप बिल्कुल उसको प्याज को भून के चिकन डाल देंगे ना, उसका फ्लेवर कभी भी वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं कि हमें शादी वाला कौरमा चाहिए और वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। उसमें आपने बादाम भी ग्राइंड करके बिल्कुल। डालना है, क्योंकि वो बादाम की पेस्ट भी उसके अंदर एक बिल्कुल। सर्टेन लेवल ऑफ जायका ऐसे ही है। ऐड करती है। तो यहाँ पे हम लोग चिकन को बेसिकली इतना फ्राई कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा वो कुक हो जाए। उसके बाद ऐसे तो ही है। आपने, अब इसको कितना को हमने कुक करना है, या अब इसमें पेस्ट डाल दें? इसको इसके अंदर आप पेस्ट डाल देते हैं और उसके बाद ये इजीली कुक होता रहेगा। आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें, जितनी भी आपको टेंडर चिकन चाहिए तब तक ये कुक होता रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर कर लें कि जो चिकन का पानी निकला है हाँ, उसको आप थोड़ा अच्छे सा से ड्राई कर लें हाँ। और उसके बाद आप इसके अंदर अपना पेस्ट ऐड करें। पेस्ट डाल दें। एक्चुअली द मेन थिंग फॉर द कोरमा व्यूअर्स इज द पेस्ट। और लोग अक्सर कहते हैं यार शादियों पे बड़ा मजे का बनता है, हाँ। शादियों पे कोरमा बड़ा मजे का बनता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा तरद्दुद किया होता है ना, हाँ, थोड़ी सी मेहनत होती और है। अगर देखो तो उसको ब्लेंड ही करना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, बाजार से भी फ्राइड अनियन मिलता है, वो ला के रखें। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत बुरा होता है। उसमें क्या प्रॉब्लम हाँ, होती वैसे है, वो भी है। वो मैदे और बेसन लगा के फ्राई होता है। तो जब आप मैदे मैंने और एक दफा किया था, बड़ा मीठा मीठा सा अजीब वही सा तो प्रॉब्लम है ना, taste और फिर आता वो है। अजीब सा जब आप उसके अंदर पानी डालते हैं तो वो गाढ़ा सा हो जाता है, जिस तरह निहारी गाढ़ी हो जाती है। एक्चुअली बाहर से आपने फ्राइड प्याज नहीं इसमें डालना, बिल्कुल नहीं आपका टेस्ट खराब होगा उसका। ऐसे ही है। आपने नहीं देखा वो अक्सर जब आप हलीम वगैरह के साथ प्याज वगैरह आप देते हैं लोग, तो वो लवाजमात में वो जो पैकेट सा आता है, थोड़ा छोटा सा एक साशे होता है, सैशा होता है, और वो हाँ, पैकेट में प्री फ्राइड अनियंस होते हैं। ऐसे ही है। तो मैं नहीं रेकमेंड करती, आई इसलिए गेस क्योंकि उन्होंने जायका एक प्रिजर्व करने के लिए वो सारी चीज़ें की होती हाँ। हैं, तो ये ज़रा बिल्कुल फ्रेश है। तो फ्रेश का तो टेस्ट ही अलग होता है। जिस तरह आप अदरक लहसुन पेस्ट प्रिजर्व ले लें, वो एक अजीब ही अरोमा देगा आपको, और जब आप घर में उसको ब्लेंड करें तो वो बहुत एक फ्रेशनेस होगी और उसके देखो ना, अंदर। हम लोग देखो, हमारे से ज्यादा किसको ये कन्वीनियंस चाहिए होगी कि हमें खड़े होके ना ये मौके पे करनी हो चीज। बिल्कुल लाइव शो है हमारा, हम ऐसे डब्बों में से पैकेट्स में से निकाल लें। हम क्या करते हैं, मौके पे चीजों को करते हैं। बिल्कुल। ये जो हमने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी व्यूअर्स, ये इधर ग्राइंड की हुई, बिल्कुल। और ये प्याज तो आपके सामने और किया ही बाय द किया वे है। आपका खर्चा भी कम होता है। एक्चुअली आपका खर्चा भी कम होता है। ऐसे ही है। बाजार से लेंगे तो वो आपको वो उस केजी के हिसाब से मिलेगी। घर में अगर आप उसको रॉ में लेके आ रहे हैं तो अपने हिसाब से 2-3 प्याज कट करें, इनफ है, और हाँ। उसको फ्राई कर लें। और जो फ्राई किया है वो उसी ऑयल को आप दोबारा कंज्यूम कर सकते हैं, इसी में आप यूज़ करें, क्योंकि उसी में फ्राई किया ना प्याज को, तो अगर टेस्ट में कोई भी नहीं खराबी आएगी। आप अब उसी देखिए ना, oil वो को हमने दोबारा अनियंस को use करें। फ्राई किया, इसमें से इसी के अंदर से तेल निकाल के बिल्कुल। हमने इसको यूटिलाइज किया, और यही वाला ऑयल जो है ये हम जो है आगे किसी और हांडी को बनाने के लिए यूज कर लेंगे। लेकिन एक ऑयल को ये नहीं कि जब तक वो काला नहीं हो जाएगा आप उसको जी। यूज़ करते जाएं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपने इसमें फ्राइंग की है, अब आप इस ऑयल को ही अपनी नेक्स्ट फ्यू डेज की कुकिंग के लिए इस्तेमाल करें।
क्योंकि एक से दूसरी दफ़ा आप कर सकते हैं, जब आप 6 दफ़ा करते हैं तो प्रॉब्लम बनता है। अब हम ये डाल दें अंदर? हाँ जी बिल्कुल डाल दें। अब हम यहाँ पे ये पेस्ट डालने लगे। अच्छा, सवाल ये है कि इसमें कुछ पानी पूनी कुछ डालना है या दही डालनी है या कुछ करना है? इसके अंदर अभी जग के अंदर अच्छी खासी पेस्ट होगी, तो इसी के अंदर हम पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी ज़ाया ना हो हमारा पेस्ट। बिल्कुल। और हम इसको बस एक सेकेंड, और क्योंकि हमें इसको वैसे ही जब कुक करना है तो वाई नॉट, पानी तो डालना ही है थोड़ा सा। अच्छा, मेरे पास बिल्कुल चिकन कहाँ गया हमारा? ये रहा। हाँ, थैंक यू। चिकन आप फवारे उड़ते हुए जाएंगे। तो चिकन वैसे हो गए 50 to 60% कुक्ड। हुआ था वो ग्राइंड में, सिर्फ इसको इसके अंदर पानी डाल के इसको ये किया ताकि हमारा सारा उसमें चला जाए, क्योंकि याद रखें इस पेस्ट के अंदर बादाम भी ग्राइंड हुए हुए हैं और वो नीचे बैठ प्याज भी हैं, तो वो सारे बैठ जाएंगे। सो इस ये देखें ना, अब ये कोरमा आपका बेसिकली बादामी कोरमा ऐसे ही है। अगर आपने इसको अब इसको हम थोड़ी देर के लिए अब ढक देंगे। ये हमारा कोरमा मसाला, ये कोरमा मसाला, ये 4 टेबलस्पून के करीब है। और ये हमने इसमें बाकी अब बाद में अगर कोई देखेंगे अगर कुछ देखेंगे, कमी अगर बेशी हुई। चाहिए होगा तो। अब देखें ना, कुक होने के बाद एंड में हम मौके पे जो है थोड़ा सा नमक को टेस्ट करेंगे। क्योंकि कोरमा मसाला के अंदर भी नमक होता ही होता है, तो आपने बैलेंस रखना है, ना ही डालें तो शुरू में बेहतर है। ये लें, अब हमने अपने ये कोरमे मसाले को भी इसमें डाल दिया, चिकन को भी इसमें फ्राई कर लिया। सिर्फ अब हमने इसको कुक करना है फॉर अ लिटिल वाइल बिल्कुल। एंड इट इज़। और लास्ट पे आपने गार्निशिंग कर दें इसको अदरक के साथ, धनिया और हाँ, इसके अंदर हम लास्ट पे जूलियन कट करके हरी मिर्ची भी ऐड करें। हरी मिर्ची भी डालेंगे। अच्छा, हमें जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बाबा बुल्ले शाह की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाबा बुल्ले शाह को ही ट्रिब्यूट पेश करते हुए आएंगे, और वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे उस्ताद रियाज अली कादरी और उनके साहबजादे गुलाम अली कादरी। ब्रेक के बाद। मकाला मका से हम आए हुए हैं, निशान बे निशान में घुमाए हुए हैं, न पहचाना लोगों ने हमको कहीं भी, इन्हीं सूरतों में समाए हुए हैं। की जाना बुलिया कौन बुलिया की जाना मैं कौन बुलिया की जाना मैं। ना मैं मोमिन बिच मसीता, ना मैं बिच कुफर दिया रीता, ना मैं मोमिन बिच मसीता, ना मैं बिच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका बिच पलीता, ना मैं पाका बिच पलीता, ना मूसा फिरौन बुलिया की जाना मैं को बुलिया की जाना मैं को। ना मैं शादी ना गम ना की, ना मैं बिच पलीती पाकी,
ना मैं लाती ना गम ना की, ना मैं बिच पलीती पाकी, ना मैं आपी ना मैं खाकी, ना मैं आपी ना मैं खाकी, ना आतिश ना पोड़ बुलिया की जाना मैं को बुलिया की जाना मैं को। मज़हब दा पाया, ना मैं आदम हवा जा, ना मैं वेद मज़हब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, मैं बैठन ना मैं बैठन, ना मैं भोण भुलिया की जाना मैं भुलिया की जाना मैं भोण भुलिया की जाना मैं भोण की जाना मैं की जाना मैं की जाना मैं भोण की जाना मैं की जाना मैं की जाना मैं भोण भुलिया की जाना मैं भोण भुलिया की जाना मैं भोण भुलिया। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। हमारे साथ व्यूअर्स, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, हमारे उस्ताद रियाज़ अली कादरी हमारे साथ हैं। उनके साथ उनके साहबजादों ने भी परफॉर्म किया, ग़ुलाम अली कादरी साहब ने, और बहुत से आर्टिस्ट के साथ आप काम कर चुके हैं। शोएब मंसूर साहब में शामिल हैं जो डायरेक्टर एंड फेमस राइटर भी हैं। वेरियस अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और आज स्पेशली ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आए हैं बाबा बुल्ले शाह को। तो उस्ताद रियाज़ अली कादरी एंड ग़ुलाम अली कादरी आज हमारे साथ हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। एंड देन ऑफ कोर्स इनके साथ ही ऑफ कोर्स हम अपने म्यूजिशियंस को कैसे भूल सकते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद अशरफ साहब ढोलक पे, अस्सलाम वालेकुम भैया, मोहम्मद इकबाल साहब गिटार पे, जावेद इकबाल साहब वायलिन पे, माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता हमारे सीनियर म्यूजिशियन, एंड देन गुलाम अब्बास साहब ऑन द ड्रम्स। वैसे चारों ही माशाल्लाह हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर म्यूजिशियंस हैं और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म भी कर चुके हैं और ख़ुद बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ये चारों जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं माशाल्लाह से। देन ऑफ कोर्स हमें ज्वाइन किया है हमारे कुछ ब्रिलियंट स्कॉलर्स ने। जब बात होती है सूफ़ीज़्म की, तसव्वुफ़ की एंड स्पेशली बाबा बुल्ले शाह की, तो ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स इन द फील्ड की हमें बहुत शदीद ज़रूरत होती है। जाहिद भाई तो हमारे साथ हैं ही। जाहिद भाई आप कहाँ तक पहुँचे हैं काम में? ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही, हाँ जी ये देख रहे हैं सही। तो हम अब चलते हैं अपने स्कॉलर्स की तरफ। साहिबजादा समन सुल्तान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। के साथ हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर इबाद नबील शाद ने, प्रोफेसर डॉक्टर इबाद नबील शाद ने। आपका भी नाम ना प्रोफेसर साहब मेरी तरह सैयदा मेहरबानों का लंबा हो जाता है, बट बड़ा खूबसूरत नाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन ऑफ कोर्स सैयद मुनीर गिलानी हमारे बहुत ही प्यारे भाई। जब भी हमने कोई ऐसा टॉपिक टच करना होता ना ज़रा तो फिर हम आपको ही याद करते हैं। सो ऑफ कोर्स 3 बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ इन देयर ओन राइट एंड 3 फिलोसफर्स इन देयर ओन राइट। सो आपसे भैया बात का आगाज़ करते हैं। तसव्वुफ़, सूफ़ीज़्म, आखिर ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। सबसे पहले आपको का शुक्रिया, आपने आज बहुत खूबसूरत और सूफ़ी दरवेश बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मौका पर ये प्रोग्राम रखा। आप सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये गाए बगाए आप करते रहते हैं प्रोग्राम भी। तो आज चूँकि बड़ा ज़बरदस्त मौजू है तसव्वुफ़, सूफ़ीज़्म, और ट्रेंड भी यही है। आजकल जो जनरेशन है वो भी इसको देख रही है, क्योंकि
अब लोग जो हैं वो रियलिस्टिक अप्रोच में आ रहे हैं, क्योंकि सूफ़ीज़म जो तसव्वुफ़ है, बेसिकली तसव्वुफ़ जो है इसमें एक शरीयत है, एक तरीक़त है, एक हकीकत है और एक मार्फत है। ये चार जो है मनाजिल हैं जो तसव्वुफ़ के अंदर गिनी जाती हैं राह सलूक पे चलने के लिए। हज़रत शाह मुहय्यिद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ के अंदर सूफ़ीज़म छुपा हुआ है, तसव्वुफ़ के हरूफ के अंदर ही, यानी ते है, स्वात है, वाव है और फे है। तसव्वुफ़ का जो ते है वो कहता है कि पहले बंदिया तू तौबा कर ले, ठीक है। और वो वाली तौबा जो तौबतन नसूहन वाली हो, जो कुरान में इसका तो पक्की बयान पक्की है। तौबा है, ये नहीं कि तौबा की और फिर वापस फिर तौबा तो की। तौबतन नसूह कहा गया है, पक्की वाली तौबा, पक्की वाली। पक्की वाली तौबा। और बाबा फरीदुद्दीन मसूदेगंज शकर भी इसके बारे में फरमाते हैं, सूफ़ीज़म के अंदर जो तौबा है कि वो अपनी आँखों की तौबा भी करे, अपनी ज़ुबान की भी तौबा करे, पूरे वजूद की तौबा है। तसव्वुफ़ इस तरह का है। इसी तरह जो स्वाद का वर्ड आगे हरफ यूज़ होता है वो सफ़ाए कल्ब के लिए यूज़ किया गया है कि सूफ़ीज़म के अंदर सफ़ाए कल्ब बहुत ज़रूरी है। अंदर की सफाई भी तो करनी जी, है, घरों यही। को के झाड़ू पोछे लगाते रहते हैं और अंदर इतना गंद और नेगेटिविटी भरी हुई होती जी है। बिल्कुल, और इसको हम तस्फिया कल्ब कहते हैं। सही। और इसमें जो जंग लगा होता है बंदे के अंदर दुनियादारी की ख्वाहिशात का, वो जंग आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है ज़िक्र इलाही के साथ। फिर आगे खानकाहों में सूफ़ी जो लोग हैं वो आगे अपना ज़िक्र बताते हैं। इसी तरह स्वाद के बाद वाव है। वाव कहते हैं वस्फ़ को, यानी औसाफ क्या हैं बंदे के अंदर, वो कौन सी सिफ़ात हैं, उसमें वो सिफ़ात इलाही को अपनाने की कोशिश करता है कि अल्लाह अगर रिज़्क़ दे रहा है तो बंदा भी रिज़्क़ बांटना शुरू कर दे, अल्लाह मेहरबानी कर रहा है तो बंदा भी मखलूक के साथ मेहरबानी कर दे, अल्लाह एहसान कर रहा है तो बंदा भी मखलूक पर एहसान करना शुरू कर दे। सिफ़ात इलाही को अडॉप्ट करता है और इसी तरह फिर महबूब उसके महबूब के साथ इत्तबा में रहता है। इस तरह उसको एक इश्क और मोहब्बत पैदा हो जाती है जिसमें उसके कल्ब के अंदर एक आबियारी लगती है, पौधा उगता है जिसको हम इश्क का पौधा कहते हैं। तो वो वस्फ़ के साथ होता है और उसी दौरान जब वस्फ़ उसके अंदर आता है तो उसके अंदर फिर मकामात क्या होते हैं कि उसके वजदानी कैफियत चेंज होती हैं, उसके अंदर वजद की शक्लें आती हैं। वो कभी घूमता है, झूमता है, फिर जब झूमता है तो उसको रक्से बिस्मिल भी कहते हैं और कुछ मकाम बिस्मिल भी कहते हैं कि जब उससे लो लग जाती है तो फिर नाचता है, खुल के नाचता है। तो ये वस्फ़ उसके अंदर वो इश्क पैदा करता है सही। जिसमें वजदान आता है और वजद के अंदर ही कैफियत हैं। उसके बाद मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इसके, ये तो बहुत बड़ी एक तसव्वुफ़ जो है टॉपिक है। आगे फ़े जो है ये फ़ना और फ़कीरी से लिया गया है, यानी फ़कर है। ये फ़कर जो है बेसिकली ये वो चीज़ है कि जब बंदा इसको अडॉप्ट कर लेता है, सालक के ऊपर जब वारिदुल वजूद होता है तो उसको फ़ना का मकाम भी हासिल होना शुरू हो जाता है। स्टार्ट आगाज़ जो उसका होता है फ़ना का, वो पहले फ़ना फिर शेख होता है जो उसका पीर व मुर्शद है, उसकी अदाओं को उसके अंदर डूबता है, जो उसकी अदाएँ अच्छी लगती हैं उसको अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेता है। फिर फ़ना फिर रसूल अता होता है, उसी में वो इसी तरह दर्जा बदर्जा उस इश्क, उस वजदान की कैफियत में फ़ना के मकाम को भी हासिल करता है। अब ये चार जो हरफ है मैंने इसके ऊपर बात की है। उसके बाद इसका मायने जो लिया गया, इसकी लोग कहते हैं ना कि सूफ़ीज़म जो है ना ये बाद में आया है। हम कहते हैं कि सूफ़ीज़म जब असहाबे सुफ़ा थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ये वहीं से चला हुआ है। लेकिन देखिए हम चलने की बात कर रहे हैं मुनीर भाई, मैं डॉक्टर साहब आपके तरफ आना चाहूँगी और सर ऑफ कोर्स जहाँ पे भी आपने अपनी एडिशन समझ भाई करनी है करें, क्योंकि ये एक डिस्कशन है। और आप सोचें कि आपके सामने आपका सबसे नालायक स्टूडेंट बैठा हुआ है, क्योंकि मैं जब भी हम रमज़ान में जब ट्रांसमिशंस मैं होस्ट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, देखिए आप लोगों के लेवल की अगर मेरी नॉलेज होती तो शायद मैं इससे बहुत बड़े काम कर रही होती। तो मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट बैठी हुई हूँ, तो मुझे आपने समझाना है जैसे आप अपने सबसे नालायक स्टूडेंट को समझाएंगे। तो डॉक्टर साहब मैं आपके पास बात इधर से लेके आ रही हूँ, ये सब बातें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, लेकिन एक मसला है, अब बड़ा ट्रेंडिंग में आ गया, जैसे हमारी शेफ़ भी शुरू में कह रही थी कि बड़ा ट्रेंडिंग में आ गया सूफ़ीज़म। ड्राइंग रूम की हद तक तो सब सूफ़ीज़म पे बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही फरमाया। यंग एंड हिप कूल थिंग है, ओ आई एम अ सूफ़ी, ओ समझो तो। नहीं, हाँ बिल्कुल, असल में तो अपने अंदर की पहचान करना ये सूफ़ी है, सूफ़ीज़म है। और खुदा और बंदे का जो तल्लक है वो क्या होना चाहिए ये सूफ़ी बताते हैं, ये सूफ़ी कहते हैं। क्योंकि हमारे बाबा फ़रीद से लेके ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद तक
जितने भी हमारे सूफ़ी शायर, जिसमें बाबा बुल्ले शाह भी हैं, शाह हुसैन भी हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श भी हैं, जितने भी हमारे सूफ़ी शायर इस पंजाब धरती पे पैदा हुए आए, उन्होंने लोगों के दरमियान रह के बातें की। हर मज़हब के, हर फ़िरके के लोग उनके पास बैठते थे और वो सबसे मोहब्बत करते थे, और मोहब्बत, अमन और प्यार का जो उनका पैगाम था वो पूरी इंसानियत के लिए था। इसलिए जब हम अपने इन सूफिया के कलाम को देखते हैं और उसके अंदर जो उनका सूफ़ीज़म है, जो तसव्वुफ़ की बात आज हो रही है, वो हवा में नहीं है, वो अपने अंदर की तब्दीली का नाम है। जब तक आप अपने अंदर इंसानियत की फ़लाह के लिए लोगों से मोहब्बत नहीं करेंगे, लोगों को एक दूसरे से जोड़ेंगे नहीं, तो सूफियों का पैगाम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही। और यही पैगाम बुल्ले शाह ने दिया जब वो कहते हैं कि सुन्नी ना नहीं हम शिया, सुलह कुल का मार्ग लिया। बिल्कुल। तो वो तो फ़िरकों के भी वो नेगेशन करते हैं कि एक मुसलमान जो हैं वो सारे इकट्ठे होके रहें, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग उनके पास बैठते थे, बिल्कुल, और उनकी बातें सुनते थे। और यही वजह है कि बाबा फरीद के हाथ पे 16 बड़े कबीलों ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि दूसरे लोगों को, दूसरे मज़हब के लोगों को जब तक हम अपनी बात बताएंगे नहीं, उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, पास नहीं बिठाएंगे, तो वो कैसे आपकी बात सुनेंगे। डॉक्टर साहब वही वाली बात है ना, व्यूअर्स हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग लेक्चर्स देते चले जाते हैं। बच्चे को ले लें, माँ बाप के साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे सूफिया ऑलमोस्ट पेरेंट्स की तरह होते हैं हमारे लिए, रूहानी पेरेंट्स की तरह वो होते हैं, अगर आप उनमें से किसी की रस्सी थाम ले तो। अब मसला ये है कि हम लोग बातें बहुत करते हैं, बहुत बातें करते हैं, और जैन जी का सबसे बड़ा मसला समन भाई आपकी तरफ आती हूँ ये बात लेके कि तसव्वुफ़ ये सूफीज़म है क्या, और ऑफ कोर्स बाबा बुल्ले शाह की वहाँ पे कहाँ पे कड़ी जुड़ती है और वो सारा कुछ। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैन जी आज हम आपको, मुझे, नुईर भाई आपको, डॉक्टर साहब आपको ये बता रहे हैं क्या हम गलत क्या कर रहे हैं, हमारी जनरेशन गलत क्या कर रही है, लेकिन अपनी इस्लाह की तरफ कोई नहीं जा रहा। अभी भी हम उसी बात पे कायम है कि यू आर रॉन्ग, अपनी ज़ात को कोई नहीं ठीक करना चाहता। जी असल में बहुत शुक्रिया आपका, आप सलामत रहें। तसव्वुफ़ का जो मैंने अपने तईं देखा और जो अपने अजदाद से, बुज़ुर्गों से जो सुना समझा और पढ़ा है, ये जो लफ्ज़ तसव्वुफ़ है ना जी, इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत तो वो है जो उसके अमली दराजात के ज़रिए से उसकी तारीफ़ का तयन किया गया, बिल्कुल, यानी सूफ़ी पर जो उसके दराजात अल्लाह ने उसको अता किए, तो उसके मुताबिक, दराजात के मुताबिक इसकी तारीफ़ का तयन किया गया। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर इसकी कुल्ली और आप समझ लें कि आम तारीफ़ है कि तसव्वुफ़ क्या है। तो लफ्ज़ तसव्वुफ़ जो है ये सौफ़ से निकला है, सौफ़। तो सौफ़ का माना होता है ऊन, तो ऊन की तरह गुदाज और नरम व मुलायम होने के साथ साथ शर्त ये है कि आप पाकीज़ा हों, और द प्योरिटी ऑफ योर इनर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई तसव्वुफ़ की तारीफ़, ठीक हो गया। अब जैसे इन्होंने अपना शाह साहब ने फरमाया इसके दराजात हैं। अब वो जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, एक तरीक़त है, एक शरीयत है, इस पर भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसको ज़म कर दिया जाता है, ऐसा नहीं, और सादा है। मैं दीन को हमेशा, दीन है ही आसान, और इन सूफियों ने आसान बना के पेश किया है। अब ये जो शरीयत है ये कानून है, तसव्वुफ़ उस पर अमल करने का नाम है। आप उस पर अमल करते चले जाते हैं, जिस तरीके से अमल करते हैं यकीनन वो तरीका नबी करीम का है सल्लल्लाहु अलैहिस्सलातु व तस्लीम। तो इस तरह से ये तसव्वुफ़ जो है ये कुर्ब इलाही का एक रास्ता है जिस पर सूफ़ी चल के अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं कि इस तसव्वुफ़ का जो आजकल हमारी जदीद नस्ल है आजकल की, उन पर क्या असर हो रहा है। अब यहाँ पर फिर दो मसाइल हैं कि इंटरप्रिटेशन चीज़ों की अमूमी हो गई है, यानी जो बाज़ औक़ात सूफ़ी नज़र आ रहा होता है वो होता नहीं है, और जो सूफ़ी होता है वो बताता नहीं है,
क्योंकि देखें ना, रियाकारी भी तो डॉक्टर साहब एक चीज है ना कि जब रियाकारी आ जाएगी तो उसके अंदर से वो जो मग्ज है, लेकिन जो भैया जौहर है, देखिए, वो उड़ जाएगा। सूफी तो वो है जिसको बताना नहीं पड़ता कि वो सूफी हाँ, है। अब वो अपने इसको- अमाल, उसकी बिल्कुल। हाथ और जबान से हर इंसान महफूज है, सिर्फ मुसलमान ने। अच्छा, अब हमने एक और काम कर दिया कि इसको हमने इज़्म बना दिया, ये इज़्म बन गया। अब इज़्म का मतलब तो नॉलेज है, जैसे क्रिटिसिज्म। आप इज़्म का लफ्ज़ देख लें, इसकी तहकीक कर लें, ये इल्म के साथ लगता है। तो तसव्वुफ को एक इल्म है, लेकिन जुहद मुसलसल का नाम तसव्वुफ है। ये आप देखें, आप सारी ज़िंदगी जितनी इबादतें करते चले जाएं, कौन कह सकता है मैं वली हूँ? कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता। तो इज़्म तो ना हुआ। इसका मतलब है कि ये जुहद मुसलसल है। अब इसकी एक बैना तिकोन बनाता हूँ, अपने नौजवान स्टूडेंट्स को और बच्चों को समझाता हूँ। दीन बहुत आसान है, ठीक है। बहुत आसान है। कैसे? एक आप मरकज़ी नुक्ता है, ये सूफिया ने समझाया। आप मरकज़ी, आप बिटवीन हैं, आपसे ऊपर अल्लाह है, ठीक है, आपके साथ मखलूक जुड़ी है। ठीक है, तो ये आप मरकज़ में हैं, सेंट्रलाइज करें अपने आप को। ठीक ऊपर है। अल्लाह है, ऊपर अल्लाह ताला है, दरमियान आप आ गए, हम आ गए, आपसे इंसान जुड़ गए, ये दुनिया जुड़ गई। दुनिया जुड़ गई। हमने क्या करना है? हमने अपना ताल्लुक अल्लाह से अच्छा करना है, और फिर अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक से ताल्लुक अच्छा करना है। ये तसव्वुफ है। अब सवाल है कि अल्लाह से ताल्लुक अच्छा कैसा होगा? ये कानून शरीयत, ये जिसको आप शरिया कहते हैं, ये उस पर अमर करने से, नमाज रोज़ा कायम करने से, ज़कात देने से, जो उसके अहकामात इलाहिया हैं, उन पर अमल करने से आपका ताल्लुक अल्लाह से बेहतर होगा। आप उसका कुर्ब अख्तियार करेंगे, और इस कुर्ब के वसीले से आप अल्लाह के लिए अल्लाह की मखलूक से ताल्लुक़ बेहतर करेंगे, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और इसी का नाम दीन है और इसी का नाम इस्लाम है। इसमें दिक्कत क्या है? इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। समझ भाई ने बड़ा अच्छा सवाल आप लोगों के साथ, आप लोगों को थ्रो किया कि इसमें दिक्कत क्या है। सोचो इसके बारे में, दिक्कत क्या है। मैं भी सोचती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो व्यूअर्स, कहने में, लेक्चर्स देने में और फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा फ़र्क होता है। अक्सर जब लोग कहते हैं ना, मुझे एक दफ़ा खातून ने कहा कि थी, मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ, लोगों को पता ही नहीं है। मैंने कहा, जान, आप स्टार तब है जब दुनिया आपको स्टार मानेगी। उसी तरह आप सूफ़ी तब हैं, या आप बहुत पहुंची हुई पर्सनालिटी तब है जब लोग आपको मानेंगे। अगर आपको लाउड स्पीकर पे ऐलान करना पड़ रहा है तो वैसे ही वहाँ पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि एरोगेंस, एटीट्यूड आपको सूफीज़म ह्यूमिलिटी सिखाता है। तो आपको आपकी मिट्टी के साथ वापस जोड़ता है, जिससे आप बने हैं, जिसमें आपने वापस जाना है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें उस मिट्टी में जो दूसरों की कब्र खुदनी है उसकी ज़्यादा टेंशन होती है कि तुम्हें कब्र में ये अजाब होगा। तो भाई अपनी टेंशन लो, अपनी ज़ात को सीधा करो। 5 वक्त नमाज नहीं पढ़नी, रोज़े नहीं रखने, हज, अपने फ़राइज़ वगैरह नहीं आपने पूरे करने, लेकिन अपने आप को सूफ़ी बुलाना है। और वर्लिंग दरवेश की आपने तस्वीरें लगा ली नहीं अपने घर के अंदर। दैट्स नॉट सूफीज़म व्यूअर्स, दैट्स नॉट तसव्वुफ। इतना तो मेरे जैसा नालायक इंसान भी जानता है। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ब्रेक से आते ही हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। मायनी मेरी खोलना मेधी, मायनी मेरी खोलना मेधी, नी मेरा जन कान गुदाई, रोज मिसाक दी मैं तेरा जन, हाई अदलों पीत लगाई। एक रांझा मैनू लोड़ी दानी, एक रांझा मैनू लोड़ी दानी, एक रांझा मैनू लोड़ी दानी, एक रांझा मैनू लोड़ी दा।
कुन फयकून तो अगे दिया लगियां कुन फयकून कुन फयकून तो अगे दिया लगियां ए कुन फयकून तो अगे दिया लगियां न्यू नहीं लगदा जोरी दानी के राजा मैनू लोड़ी दानी एक राजा मैनू लोड़ी दानी एक राजा मैनू लोड़ी दा आप छिड़ जांदा नाल मच्छी दे आप छिड़ जांदा आप छिड़ जांदा नाल मच्छी दे आप छिड़ जांदा नाल मच्छी दे सानू क्यों बेलियो मोड़ी दानी के राजा मैनू लोड़ी दानी एक राजा मैनू ए लोड़ी दानी एक राजा मैनू लोड़ी दा रांझे दिया मैनू और न कोई ए रांझे दिया रांझे दिया मैनू और न कोई सयो रांझे दिया मैनू और न कोई मिन्नता कर कर मोड़ी दानी एक राजा मैनू लोड़ी दानी एक राजा मैनू लोड़ी दानी एक राजा मैनू लोड़ी दा आहद अहमद विच फर्क ना भुलिया आहद अहमद विच आहद अहमद विच फर्क ना भुलिया आहद अहमद विच फर्क नहीं भुलिया एक लती भेत मरोड़ी दानी राजा मैनू लोड़ी दानी एक राजा मैनू लोड़ी दानी एक राजा मैनू लोड़ी दा ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑब्वियसली जब हमारे साथ उस्ताद रियाज अली कादरी होंगे तो खूबसूरती तो फैलाएंगे ही ना वो सेट पे अपनी खूबसूरत आवाज़ से, और कलाम जब बाबा बुल्ले शाह को हो तो वाह क्या बात है। एंड ऑफ कोर्स उनके साहबजादे ग़ुलाम अली कादरी भी उनके साथ हैं। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स अगर अब बात करें तो क्या ब्रिलियंट और कदावर पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। सैयद मुनीर गिलानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर इबाद नबील शाद, एंड ऑफ कोर्स साहबजादा समन सुल्तान। समन भाई, बाबा बुल्ले शाह क्या कहते हैं, वो तो अपनी जगह, क्या कहते थे, क्या करते थे, दोनों ही हमें बताइए जी। हज़रत बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह ये अलैह, नहीं कहते हैं जी जी, उनका कलाम तो हमेशा जिंदा रहेगा। देखें, 1680s में जिस इंसान की बिल्कुल ऐसा पैदाइश ही। हुई, जिस पर्सनैलिटी की, जी बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हों या कोई भी सूफ़ी हो, बतौर ख़ास सैयद अब्दुल्ला शाह साहब अलमारूफ बुल्ले शाह साहब, इनका मरकज़ी नुक्ता तौहीद है। ये समझ लेना चाहिए हमें कि सूफ़ी हर वो कहते हैं ना, सूफ़ी न शवद साफ़ी ता दर न कुशद जामी। सूफ़ी जब तक वो मार्फत इलाही का जाम नहीं पीता वो साफ़ होता ही नहीं है। तो तौहीद सबसे पहला नुक्ता है। ये भी ये नुक्ता हज़रत बुल्ले शाह साहब का मरकज़ी नुक्ता। इल्म बस करी हो यार इक्को अल्फ तेरे दरकार। तो ये सबसे पहला नुक्ता तौहीद है। दवम दूसरे नंबर पर उनका जो मरकज़ी नुक्ता है वो इंसान है। जैसे मैंने अर्ज़ की कि अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बेहतर कर लें
और फिर उसकी मोहब्बत में अल्लाह की मखलूक से अपना ताल्लुक़ बेहतर कर लें। तो ये जो तौहीद है ये मानवी एतबार से भी और अमली एतबार से भी हर सूरत और हर ताल्लुक़ में तौहीद बड़ी अहम है। ये यकताई हर तरह रहती है। तो अल्लाह से मोहब्बत भी कामिल होनी चाहिए और फिर अल्लाह की वजह से इंसान से मोहब्बत, ये हज़रत बुल्ले शाह साहब का मैसेज है। और वो रजिस्ट करते हैं हर उस रवैये को जो इंसान को नुकसान देता है, जिससे इंसान की फितरत पर हर्फ आता है, जिससे इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। यही वजह है कि आज इतने 100 सालों बाद भी आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। क्या बात है। तो पॉजिटिविटी कभी नहीं मरती। जिसने इंसान की बात की है अल्लाह उसका नाम, उसके उस अमल के तो फैल बाकी रख छोड़ता है। सुभान अल्लाह। तो ये उनका मैसेज है। सुभान। हज़रत बुल्ले शाह साहब के कलाम में हर जगह तौहीद है और हर जगह इंसान है, हर जगह इंसान से मोहब्बत है। क्या बात है जी। डॉक्टर साहब आप कौन सा नुक्ता उठाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट नुक्ता तो भैया ने उठा लिया और दूसरा नुक्ता भी उठा लिया, वही जो थे कौन जिनकी आप जिसकी बात कर रहे थे सर। आप सेंटर में आ गए, रब ताला और फिर उसके बंदे। जी सूफिया को जब हम देखते हैं तो बुल्ले शाह का मकाम दूसरों से बहुत हटके है। हमारे जितने भी सूफ़ी शोरा जिन्होंने पंजाब में बैठ के लिखा, उनमें से अगर हम देखें तो बुल्ले शाह का जो लहजा है, बेखौफ बात करना, निडर होके बात करना और ऊंचे लहजे में बात करना, और ये भी एक ख़ास वसफ़ है पंजाब के लोगों का कि जब हम लाउडली या ऊंचे लहजे में बात करते हैं तो लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। और बुल्ले शाह की शायरी जो है वो वातुल वजूद के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे अभी इन्होंने अपने कलाम में कहा कि ऐद आहत आमद विच फ़र्क ना काई, एक रत्ता भेद मरोड़ी दा। खुदा की ज़ात जो है वो इंसान के शारक के करीब है, वो उसके अंदर है। जब ये कोई भी बंदा महसूस कर ले कि खुदा तो मेरे सामने है, मेरे अंदर है, तो वो फिर ऐसी हरकतों से, ऐसे कामों से खुद ब खुद बचेगा जो कि इंसानियत के लिए अच्छी साबित नहीं होती। और ये नुक्ता बहुत मरकज़ी नुक्ता है। जितने भी हमारे सूफ़ी शोरा हैं और उनमें ख़ास तौर पे बुल्ले शाह जब वो कहते हैं कि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई, सुभान अल्लाह, सद्दो नहीं मैनू तीदो रांझा, हीर ना आखो कोई, कि जब महबूब और मुहिब आपस में समा जाते हैं, एक ही हो जाते हैं, तो उनमें कोई दूरी या फ़र्क नहीं रहता। तो जब हम खुदा की ज़ात को अपने अंदर महसूस करते हैं, अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं, तो हम वो अहकामात जो अल्लाह ताला ने दिए हम उन पर अमल भी करते हैं। और बुल्ले शाह अमल की बात करता है। बुल्ले शाह इसलिए भी मुनफरद है कि वो हमें तारीख़ की बात भी बताता है कि जदों अपनी अपनी पै गई, ती मां नूं लुट के लै गई, मुँह 12वीं सदी पसारिया, कदे आमिल सज्जन प्या गया। क्या बात है कि जो हमलावर आए कैसे उन्होंने इस पंजाब को लूटा और चले गए। तो बुल्ले शाह का लहजा जो है वो दूसरों से बहुत बुलंद है। शाह हुसैन के बाद बुल्ले शाह ने काफ़ी को जो बुलंदी दी वो किसी और शायर ने नहीं दी। बहरहाल बुल्ले शाह की शायरी इंसानियत की शायरी है, जैसे बात हो रही है, क्योंकि हमारे सूफिया के नज़दीक इंसान जो है वो मरकज़ी नुक्ता है। देखें अल्लाह ताला के हकूक़ जो हैं वो चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन जो लोगों के हकूक़ हैं, हकूक़ुल इबाद हैं, वो जब तक वो बंदा नहीं माफ़ करेगा जिससे आपने ज़्यादती की है, तो अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हमारे सूफ़ी इस धरती पे रहते हुए वो यही पैगाम देते हैं कि आपसी तल्लक, आपसी मोहब्बत, अमन और भाईचारा जो है वो सबसे अहम है, और इन्हीं अमाल पे जो है वो आपको पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर एक बात पॉइंट आउट करूँगी और मनीष भाई आप, मैं चाहूँगी कि इस बात को आगे लेके बढ़ें। अल्टीमेटली एक ही बात है हमारे यहाँ। एक्चुअली जो आपने बात की ना भैया, मैं ज़रा उसकी अगर आप इजाज़त है डॉक्टर साहब तो मैं ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी। अल्लाह ताला की तरफ जो आपके फ़राइज़ है वो आपने पूरे करने ही करने हैं, वो आपका और अल्लाह का मैटर है।
एक चीज़ ये जो डॉक्टर साहब ने बात की ना, इसके अंदर से एक नुक्ता है जो है वो लोग उठा लेते हैं, मैं उसको सिर्फ करेक्ट करना चाह रही हूँ कि इसका ये मतलब नहीं जी, है जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अल्लाह ताला के फ़राइज़ की खैर है, क्योंकि एट वन पॉइंट मुझे याद है रमज़ान मैं ट्रांसमिशन एक मुनीर भाई आपको याद जी, है, ऐसा ही करते है। करते हो एक ये मैं नहीं नुक्ता अर्ज करूं जी। कि सैयदुल औलिया अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, आप और आपकी औलाद ये सैयदुल औलिया हैं। बेशक हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान बड़ा खूबसूरत है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हज़रत बुल्ले शाह साहब का लहजा बेबाक है। बेशक तो इसमें ये बेबाकी क्यों है? फरमाने अली हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से समझिए। आप फरमाते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का डर आ जाता है उसको इंसानों का डर नहीं रहता। सुभान अल्लाह। अब ये अल्लाह का डर आया है ना, तो यहाँ शरीयत आ गई, उसकी इत्तिबा आ गई। बिल्कुल तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये नौजवानों को भी और सबको बताना चाहिए कि शरीयत मुताहरा पर अमल किए बगैर वली नहीं बना जा एग्जैक्टली सकता। क्योंकि ये बात मैं दुरुस्त इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है समन भाई, एट वन पॉइंट 10-12 ईयर्स अगो जब इस तरह रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह बात, तो बड़ी लोगों ने ऑनर ये बात कहनी शुरू कर दी कि नमाज रोज़ा हज वगैरह वो तो आपका अल्लाह का और आपका मामला नहीं, ऐसा है, नहीं। वो आप करे ना करे वो आपका अल्लाह के साथ मैटर। लेकिन इंसान, जैसे कि समन भाई ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा, सबसे पहले रब और वो बिल्कुल, कनेक्शन, उस कनेक्शन में आपके और अल्लाह मियाँ के मैटर्स हैं। आपने नमाजें पूरी पढ़ी नहीं कि वो आपने अल्लाह मियाँ के साथ करना है, उधर उसका फैसला रब ताला करेंगे। 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, माफ कर भी देगा, लेकिन इंसान बेशक इतना फॉरगिविंग नहीं है। जी मुनीर भाई। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने अभी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो सूफिया है ना, उनका किरदार इंसानियत के लिए ही उभरा है और बेशक। इंसानियत के लिए ही तबलीग में बहुत वसी तर हुआ है। जैसे हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हिस्ट्री देख लें, तबलीग व तदरीस और उनका तरीक़ाकार इस तरह का था कि इंसानियत के ऊपर वो छा गए उस दौर में। इसी तरह जब हिंद सिंध में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को बशारत दी ख्वाब के कि हिंद सिंध चले जाओ, तो जब उन्होंने भी उस तरीके से, हिंदू पंडित सब थे वो, तो उसके अंदर जाके जब तबलीग और तदरीस सूफीज़म की इस तरीके से की, तो उनके अंदर जोधी भी मुसलमान हो गए, पंडित भी मुसलमान हो गए और कमो बेश 90 लाख के करीब उनके जनाजे में लोग शामिल थे। तो कहने का मकसद है कि औलिया अज़ाम जितने भी सूफिया हैं ना, उस जमाने में 90 लाख लोग बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी थी, बात। हाँ। तो इंसानियत के लिए ज़्यादा उन्होंने रखा, इंसानियत को लेसन दिया। अब हमारे बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि उनका नाम वो सैयद घराने से थे, सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद साहब जो थे सखी दरवेश मोहम्मद, वो एक उच्च शरीफ से गिलानी फैमिली से थे। और वहाँ से जब ये आए हैं, तो मैं थोड़ा सा उनकी शख्सियत पे इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं बाबा बुल्ले शाह साहब को कि ये दुनियादारी, जिस तरह की उनकी शायरी है, जिस तरह का उनका कलाम है, ये तो कुफर तक ले जाता है। हालांकि ये ऐसा नहीं है। नहीं है। क्यों? अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि सूफ़ी होता ही शरीयत का पाबंद है। बिल्कुल। शरीयत, तरीक़त, माफ़र हकीकत के तो वो लवाजमात को पूरा मनाजिल को तय करके जा रहा होता है। तो तभी तो वहां पहुंचते तब- हैं। तो उसको दर्जा मिलता ही तब है जब वो उस मनाजिल से गुजरता है। तो उसमें जैसे कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो तो बाय बॉर्न ही सूफ़ी थे। जैसे जब उन्होंने होश संभाली है और तालीम और तरबियत भी ली अपने वालिद साहब से। उनके वालिद साहब एक मस्जिद के ख़तीब और इमाम भी थे, और बाबा बुल्ले शाह ने तालीम ली। फिर बाबा बुल्ले शाह ने शेख अमामुल्ला आलम उनके उस्ताद थे जो मदरसा में पढ़े, और उनको फ़िक़ा, हदीस ये सब पढ़ाया। यानी ऐसा नहीं है कि बाबा बुल्ले शाह सिर्फ इसी पे रहे, तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने, उनका जो था कि अपने उस्ताद को वो कहते हैं कि मुझे ना मेरी प्यास नहीं बुझ रही, आपने मुझे इतना इल्म आज मैंने मुकम्मल कर लिया लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझ रही। तो अमाम वो जो शेख आलम थे, उन्होंने अपने शागिर्द को बताया बाबा बुल्ले शाह को कि आपकी प्यास जो ना वो बातनी है, आप रूहानी प्यास को बुझाने के लिए लाहौर चले जाओ, वहाँ पे कोई दरवेश मिलेगा तो वो आपकी बातनी प्यास बुझा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दो शागिर्द हैं, एक शाह वारिस शाह को शायर बना दिया और बाबा बुल्ले शाह को सूफ़ी बना दिया। सुभान अल्लाह। और ऐसे जब लाहौर आए तो बाबा अनायत शाह कादरी के वो एक अराई थे और उनकी वो बैत हो गए। और जब बैत हुई तो ख़ानदान में कोहराम मच गया कि भाई एक सैयद ज़ादा
इसकी बैत कैसे हो सकता। बड़ी लोगों ने बातें की, इसमें वो नाम नहाद जो मौलवी थे वो भी उठ खड़े हुए, और इस तरह ना हुआ। इसके अलावा ऐसे ऐसे कलाम जब बाबा बुल्ले शाह ने बयान किए, गुफ्तगू करते थे, तो वो फतवे लगाने शुरू कर देते थे। और मैं गूगल में देखता हूँ तो लोग कहते हैं जी उन पर कुफर का फतवा लगा हुआ। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। वो कौन सा उस वक्त कोई इदारा था जो मुस्तनद था जिसने फतवा लगाया हो। भाई मैं इधर वापस आ जाऊंगी उसी बात की तरफ। जी, जो लोग ये स्टेटमेंट्स पास कर रहे होते हैं और इतनी नेगेटिव बातें इतनी पहुंची हुई पर्सनालिटीज़ के बारे में कहते हैं, क्या आपकी अपनी ज़ात 100% पाक है? यस, बिल्कुल क्या सही। आप अपनी 100% इस्लाह कर चुके हैं? बिल्कुल सही। या तो आप अपने आप को बाबा बुल्ले शाह के लेवल तक या उसके लगभग पहुंचाएं, जी। फिर तो समझ आती है। बात यही है। ये जो नीम कीमी होती है, जो हर बंदा अपनी थियरी मार रहा होता है, और इसी चीज़ से मैंने बात का आगाज़ किया था व्यूअर्स। और बल्कि हम क्या सीख सकते हैं इसकी तरफ भैया हम ब्रेक की बात जाएंगे। ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन इस सोच और इस थॉट प्रोसेस के साथ कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली अपनी इस्लाह, अपना ताल्लुक रब के साथ जोड़ना, अपना ताल्लुक बंदों के साथ जोड़ना, अपनी मैं को ख़त्म करना, इंसानियत के लिए एफर्ट करना, तो कौन कर रहा है ये आजकल? जो लोग अपने आप को सूफीज बुला रहे हैं या सूफीज़म की तरफ, जिन्होंने जो कह रहे हैं कि हमने सूफीज़म की रस्सी पकड़ी हुई है, क्या आप अपनी बेसिक चीज़ें पूरी कर रहे हैं? आप ये कहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं जो अपने आप को सूफी बुलाते हैं और वो कहते हैं कि जी आए हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो आप अपनी ज़ात के लिए दुआ करना शुरू करें, अपनी ज़ात को सीधा करें, और जब आपको दुनिया कहेगी कि आप सूफी हैं तो चलो हम भी मान लेंगे। कह के कौन अपने आप को सूफी बनाता है? एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जब तक मी आए नहीं मारोगे ना, तब तक कभी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा व्यूअर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम यही बात कर रहे थे अभी ब्रेक में व्यूअर्स के सेटिस्फाइड नहीं है, वो दिल को जो कहते हैं ना सुकून नहीं मिला प्रॉपर डिटेल में गुफ्तगू करके, और हमने यही डिस्कस किया आपस में। मैंने घेर लिया अपने इन तीनों असातिज़ा को कि जी आपने हमें टाइम देना है और इंडिविजुअली बुला के हम किसी एक सूफ़ी शायर को या सूफ़ी पर्सनैलिटी को पिकअप करेंगे और उनसे रिलेटेड बात करेंगे। आगे लिटरली 40 दिनों में रमज़ानुल मुबारक की इंशाल्लाह आमद है, तो थोड़ा सा हम भी अपना हिस्सा डालना शुरू करें, और जहाँ पे हम रमज़ान में रोज़ों और इन सब चीज़ों का एहतमाम करते हैं तो कुछ एक सूफ़ी एलिमेंट भी अपनी सोल के अंदर ले आएँ। सो हमारे बहुत ही ब्रिलियंट गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बगैर आज का प्रोग्राम इनकम्प्लीट, क्या इम्पॉसिबल था, क्योंकि मेरे जैसा बंदा क्या को बात कर सकता है। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड देन ऑफ कोर्स हमारी शेफ़ की तरफ भी हमने बढ़ना है। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि खाना बिल्कुल रेडी है। चिकन बादामी कोरमा हम बना रहे थे, उसको मैंने अच्छे से गार्निश कर दिया बादाम के साथ और अदरक के साथ, और सैलेड और रायते के साथ सर्व कर दिया। वंडरफुल। जाहिद भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है पेंटिंग, और बाबा बुल्ले शाह के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, की जाना मैं कौन बुलिया, बहुत मशहूर है इनका ये जुमला, की जाना मैं कौन। बिल्कुल मतलब इसकी भी समझ आ जाए तो मैं कहता हूँ बंदा काफ़ी चेंज हो सकता है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल जाहिद भाई, बहुत बहुत खूबसूरत। एंड व्यूअर्स, यहाँ पे अपने शो को ऑफ कोर्स हमने अपनी कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। उस्ताद रियाज़ अली कादरी का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ग़ुलाम अली कादरी का, इनकी पूरी टीम का शुक्रिया, मोहम्मद अशरफ साहब, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद जावेद एंड ग़ुलाम अब्बास, एंड ऑफ कोर्स आपके साहबजादे ने आपका बड़ा भरपूर साथ दिया। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे नेक्स्ट फ्यूचर उस्ताद यही हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे ही कलाम सुनते हुए बुल्ले शाह का हम क्लोज़ करेंगे। जी अज दा रोज मुबारक चढ़िया, मुर्शद मेरे वेड़े वड़िया। अज दा रोज मुबारक चढ़िया, हाँ मुर्शद मेरे वेड़े वड़े। नी मैं शक्कर मंडा
ते पीर मनावा वेख पिया नू ठरदी जावा ते ए आख सुनावा क्या घड़ियाली देओ निकालनी घड़ियाली देओ निकालनी मेरा पिया घर आया लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया घड़ियाली देओ निकालनी घड़ियाली देओ निकालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसली दी पिया घटावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे रैन बसली दी पिया घटावे मेरे मन दी बात जे पावे मेरे मन दी बात जे पावे हथू चा सुटो घड़ियालिनी मेरा पिया घर आया ओ लालिनी मेरा पिया घर आया